तो निबंध लेखन की क्लासेस आपकी काफ़ी सारी हो गई हैं। निबंध लेखन में टोटल अभी तक 5 क्लास हो चुकी हैं, ये 6वीं क्लास है आपकी, और पांचों क्लास की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी आपके बैच में भी क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। तो अभी तक जिन्होंने उन 5 क्लासेस को नहीं देखा है, पहले वो 5 क्लासेस आप क्रम से देखिए। मैंने अभी तक देखे निबंध की आपको आधारभूत पूरी समझ विकसित करा दी, आपको हर चीज़ बता दिया कि निबंध लेखन के अंतर्गत आपको कैसे आपको निबंध लेखन में हर एक हिस्से को समझाने का प्रयास किया है। अब हम जाने जा रहे हैं निबंध के व्यवहारात्मक पक्ष पे, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला सेगमेंट है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन पे आज बात करेंगे। अभी तक तो हम योजना पे ही बात कर रहे थे। वैसे मैंने एक निबंध आपको लिखवाया भी था, इससे पहले मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन आपको भेजे हैं। आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन देखे हैं, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कैसे सोचते हैं, है ना, सोचना कैसे हमें किसी टॉपिक पे। कोई भी टॉपिक है, यदि आप उसे लिखते हैं, लिखने समय आपको सोचना आना चाहिए। यदि आप किसी विषय पे सोच लेंगे, और सोचने का तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आपको कुछ टॉपिक को लेकर के, ठीक है ना। तो निबंध लेखन के अंतर्गत आप लोग पहले पुराने जितनी भी क्लासेस हैं पहले की, वो सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए, तभी आपका एक जो है फाउंडेशन क्रिएट होगा। अब आज की क्लास में निबंध लेखन की प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज है भूमिका या प्रस्तावना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी निबंध के मुख्य तौर पे 3 हिस्से होते हैं। पहला है आपका भूमिका लिखना या प्रस्तावना लिखना। ये डिस्कशन हुआ था हमारा कि नहीं हुआ था? पहले एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी तक निबंध लेखन की क्या क्लासेस आपने देख ली हैं, और देख ली हैं तो आपको कैसा, आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस है, क्या आपको समझ में आ रहा है, कैसे आपको लग रहा है। एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक फीडबैक रिव्यू मिल जाए। अभी तक में कोई समस्या तो नहीं है ना किसी को? अभी तक में कोई दिक्कत हो? अभी तक जो चीज़ें आपको, इतनी सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोग पूरी ईमानदारी से जितना कुछ भी आपको बताया जाता है उसको समझते होंगे। सभी लोग एक बार कमेंट के साथ बताएं क्या आपने देखा है कि नहीं देखा है। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको योग्य बनाना निबंध लेखन के, और उसी डायरेक्शन पे मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। बस मुद्दा ये है कि जितना आपको कह रहा हूँ, यदि आप उसको मान लेंगे तो काम ज़्यादा बढ़िया से हो जाएगा, और यदि आप नहीं मानेंगे तो समस्या है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना। सभी नहीं देखा है अभी तक? तो जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास पूरी देखेंगे, सारी की सारी क्लासेस देखेंगे, फिर इसके बाद आगे की क्लास का आनंद ज़्यादा मिलेगा। बाकी अभी आप क्लास कर लीजिए, इस क्लास के तुरंत बाद आप जो है जो भी क्लास आपके पास है सारी की सारी A to Z देखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब मैं आता हूँ एक बार निबंध लेखन को लेकर के आप लोगों की समझ को और बेहतर बनाने के लिए। मैंने आपको बताया कि निबंध लेखन में 3 भाग होते हैं, ठीक है। निबंध के 3 भाग हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा हिस्सा है आपका उपसंहार। आज हम जो है इम्प्लीमेंटेशन वाले पक्ष पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक इस पे नहीं करेंगे तब तक हमें जो है चीजें, अब क्योंकि सारा खेल है लिखने का। देखो, प्रस्तावना के बारे में मैंने बताया था कि प्रस्तावना में क्या होता है, आपको जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास करना है। जिज्ञासा पैदा करना है आपको एग्जामिनर की, उसको मजा आने लग जाए। शुरुआत के जो है आपका एक ही पैराग्राफ पढ़ के उसको ये लग जाए कि क्या लिखा है ना। क्योंकि देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रस्तावना आपका पहला जो है एक तरीके से प्रभाव डालती है। तो जिज्ञासा पैदा करें। दूसरा है मध्य भाग। मध्य भाग में क्या है, सभी आयाम होते हैं, सभी प्रकार के आयाम इसमें दिए जाते हैं, सभी डायमेंशन होते हैं, ठीक है। और उपसंहार में आपका, मैंने बताया था कि उपसंहार आपका आशावादी होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से उपसंहार में सकारात्मकता होती है। अब इन तीनों को लिखते कैसे हैं, ये तो सब चीजें आपने जान ली कि अच्छा जिज्ञासा पैदा करें, है ना। लेकिन फिर मुद्दा वही है कि जब तक अब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीखेंगे तब तक कोई फायदा होगा नहीं आपको, ठीक है।
तब तक कोई फायदा नहीं है। दिमाग में आपके बस चलता रहेगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, पर जब तक होगा नहीं कोई फायदा नहीं। हाँ, यहाँ पे बेसिक एक बात बता देता हूँ, ये चीज आप एक बार रेशियो वाइज पहले भी मैंने बताया, बट एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका निबंध है हर एक आकार अलग अलग है। कहीं पर 1200 शब्दों में लिखना है, कहीं 700 शब्दों में लिखना है, कहीं 600 शब्दों में लिखना है, कहीं 500 शब्दों में लिखना है। आपके यहाँ पे लिखना कितना है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जितना लिखना है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज डिसाइड कर लेना। जैसे कि प्रस्तावना आपको 1000 शब्दों में मान लीजिए लिखना है, तो वो टोटल शब्दों का 10 से 15% हिस्सा जो आपका होना चाहिए प्रस्तावना होनी चाहिए। शुरुआत का 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, कहीं कहीं पर 3 पैराग्राफ, 3 से ज्यादा पैराग्राफ मत करिएगा। यदि प्रस्तावना एक ही पैराग्राफ में आपकी सिमट जाती है, यदि छोटा निबंध है, मान लो आपको 600-700 शब्दों में लिखना है, तो एक ही पैराग्राफ में प्रस्तावना आप खत्म कर सकते हैं। ज्यादा है, आपको लग रहा है 2 पैराग्राफ बना दीजिए, पर 3 से ज्यादा पैराग्राफ इसमें मत लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे रफली रेशियो लेके चल रहा हूं कि मान लो आपको 1000 शब्दों में आपको कोई निबंध लेखन करना है, 1000 या 1200 शब्दों में, तो लगभग आपका 1.5 पेज प्रस्तावना आएगी। 3 पैराग्राफ में 1 से 1.5 पेज आप प्रस्तावना लिखिए। दूसरा है जो मुख्य भाग है, सबसे ज्यादा लिखा जाएगा, लगभग टोटल निबंध का 70% हिस्सा ये है, ठीक है, 70% हिस्सा ये है। और उपसंहार के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपसंहार भी आपको 10 से 15% का रेशियो इसका भी रहता है। लास्ट में आपको 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में एक जो है विषय वस्तु डालनी होती है। अब समस्या क्या है, बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, आप लोगों की समस्या ये है कि जब आप लिखने बैठते हो तब आप ब्लैंक हो जाते हो, तब आपको समझ में नहीं आता क्या लिखें, कैसे लिखें और क्या नहीं लिखें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रस्तावना का बहुत महत्व है, प्रस्तावना का सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों प्रस्तावना का महत्व है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्यों है ये अब एक बार थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली चीज, प्रस्तावना आपका फर्स्ट इंप्रेशन होती है। एग्जामिनर जब प्रस्तावना आपकी पढ़ता है वहीं पर तय कर लेता है कि इसको मुझे पूरा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, समझिएगा, ठीक है। अभी तक देखो, इससे पहले आपने जो है रूपरेखा बना ली होगी, सब कुछ कर लिया होगा, अब लिखने की बारी है। तो लिखने की बारी यहां से आपका जो है आपका क्रियान्वयन चालू हो जाता है, यहां से क्रियान्वयन है। जब आप प्रस्तावना लिखते हो तो ये इंप्लीमेंटेशन सेक्शन है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर भूमिका जब आपको लिखना है, तो भूमिका यदि आपकी शुरुआती दौरान पे बहुत कमजोर हुई तो एग्जामिनर आगे मान लो आपने बहुत अच्छा लिख दिया, ठीक है, प्रस्तावना, फिर है आपका मध्य भाग और फिर है आपका उपसंहार। मान लो आपने उपसंहार बहुत अच्छा लिखा, मध्य भाग बहुत अच्छा लिखा, प्रस्तावना आपने अच्छा नहीं लिखा, तो क्या होगा, एग्जामिनर आगे पढ़ेगा ही नहीं, ना तो इसे पढ़ेगा ना तो इसे पढ़ेगा। ये अच्छी हुई तो ये भी पढ़ेगा और ये भी पढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पे मेहनत करने से जगह शुरुआत में हमको प्रस्तावना में मेहनत बहुत सारी करनी है, ठीक है, प्रस्तावना में मेहनत बहुत सारी करनी है। प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है इसको लेकर कुछ तरीके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। निबंध तभी पढ़ा जाएगा जब आपकी प्रस्तावना सबसे बेहतर होगी, ठीक है, नहीं तो निबंध मान लो एग्जामिनर पढ़ता भी है तो पूरे मन से नहीं पढ़ेगा, उसका पहले ही दिमाग आपने नकारात्मक कर दिया है, ठीक है। तो आपको एक आकर्षक प्रस्तावना लिखनी है। कैसी प्रस्तावना, आकर्षक प्रस्तावना, ऐसी प्रस्तावना जो एग्जामिनर के मन में जिज्ञासा पैदा कर दे आगे पढ़ने के लिए, जिज्ञासा पैदा कर दे कि आगे भी पढ़ना चाहिए, क्या शानदार आपने लिखा है, उसके मन में ये भाव आ जाए। जब उसके मन में ये भाव आएगा ना, ये कैसे होनी चाहिए प्रस्तावना, आकर्षक होनी चाहिए, पहली बात। मैंने दूसरा आपको बताया जिज्ञासा पैदा करने वाली होनी चाहिए, जिज्ञासा पैदा करे, आकर्षक हो, जिज्ञासा पैदा करे, ठीक है, दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू क्या है इसका, ठीक है, तीसरा पहलू है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा भाई, एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। तीसरा पहलू है कि जब आप लिखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा तनाव होता है कि मैं शुरुआत करूं कैसे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये आपके मन की सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है। तो भूमिका का मुख्य कार्य क्या होता है, भूमिका का मुख्य कार्य होता है जो एग्जामिनर है
जो पढ़ने वाला है, जो आपकी कोई भी प्रस्तावना आपके लेख को पढ़ रहा है, उसके मन में ये लग जाए कि उसको पूरा पढ़ने से बहुत कुछ खास मिलने वाला है। शुरुआत में आप क्यूरियोसिटी पैदा कर दें, शुरुआत में आप एक मन में जो है उसके भाव पैदा कर दें कि आप कुछ आगे बहुत बड़ी जानकारी उसे देने वाले हैं। ये आपको जो है जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इसको बेहतर नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, आपको मेरी बातों से प्रस्तावना लिखनी नहीं आएगी, आपको प्रस्तावना लिखने से प्रस्तावना आएगी। जैसे मान लो आज मैं आपको कुछ टिप्स दे करके जाता हूं कि अच्छा इस तरीके से प्रस्तावना लिखना, लेकिन यदि आप नहीं लिख रहे हो ना उस तरीके से, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर कोई भी फायदा नहीं है। यानी कि पहला काम आपको करना है कि कम से कम बता रहा हूं 10, 20, 50, 100 आप प्रस्तावनाएं लिखिए। टॉपिक उठाइए और प्रस्तावनाओं को लिखने का तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। क्लियर है? यहां पर जो है मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से आपको प्रस्तावना लिखनी है। ठीक, अन्यथा की स्थिति में यदि आप प्रस्तावना को नहीं अच्छे से लिख पाएंगे तो पूरा का पूरा बोझिल हो जाएगी प्रक्रिया और आपके दिमाग में एग्जामिनर को लगेगा कि ये बस टाइम पास हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत मुझे पता है आप सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। ठीक है, अब यहां पे आगे चलते हैं, इसको लिखना कैसे है, क्या करना है। ठीक है, कुछ पहले शुरुआती सावधानियां, भूमिका लिखने के तौर पे शुरुआती सावधानियां। पहली सावधानी, कोई भी आप भूमिका प्रस्तावना लिखेंगे, उस प्रस्तावना में हम तथ्य नहीं डालेंगे, तथ्य नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं। फैक्ट डालेंगे, ऐसा नहीं कि फैक्ट नहीं डालेंगे, पर बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं, बहुत ज्यादा तथ्य नहीं डालेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं देंगे, बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं देंगे, बहुत ज्यादा तथ्य नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं डालेंगे। ठीक है, ज्यादा तथ्य नहीं, ज्यादा सूचनाएं नहीं, तथ्य देंगे पर बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? जब भी हम ये काम करेंगे तो फिर बहुत तथ्य से शुरुआत में ही, मतलब एक दिमाग में आप फैक्ट, मैं आपको बताना चालू कर दूं, फैक्ट पे फैक्ट हमें मुख्य विषय के लिए बचा के रखने। ठीक है, तो निबंध की शुरुआत में बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालनी है। करना क्या है इसकी जगह पे, ये तो नहीं करना है, डू एंड डोंट्स की बात है, ये नहीं करना है। करना क्या है, हमें कुछ ऐसी बातें डालनी है वहां पर जो चौंकाने वाली हो। ये मतलब फिर वही बात आ गई, जो जिज्ञासा पैदा करें, जो जानने की इच्छा पैदा करें, चौंकाने वाले तथ्य, चौंकाने वाले तथ्य। चौंकाने वाले तथ्य पता है कैसे होते हैं? थोड़ा सा उनको हमें प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में लिखना होता है। प्रश्नवाचक लिखने से भी कई सारी चीजें होती हैं। कई बार आप मीडिया में जब रिपोर्टिंग देखते होंगे तो कई जगहों पे WH क्वेश्चन मार्क लगा के वो बात करेंगे हर चीज में, क्या ऐसा होगा, क्या आखिर ऐसा होना चाहिए, आखिर ये क्यों हो गया, आखिर क्या कर दिया चंद्रयान 3 ने, है ना। वो मतलब शुरुआत में ऐसा बता देंगे कि आपको लगेगा पूरा सेशन देख लिया जाए। भूमिका इस तरीके से बन जाती कि जैसे फिर क्या पूछना, हर चीज में भूमिका बनानी होती है। तो निबंध लेखन में भी ऐसा कुछ लिखना है शुरुआत में जो बहुत ज्यादा बोझिल ना करे, बहुत ज्यादा निबंध को नीरस ना बनाए। तथ्य फैक्ट नीरस बना देते हैं, तो पहली बात तो इसको लेकर के ध्यान रखना है। दूसरी चीज, पहला पॉइंट यह है कि बहुत ज्यादा तथ्य देने से बचना है प्रस्तावना में, एक एक चीज लिखते जाइएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी हमें प्रस्तावना शुरू करनी है तो हम ऐसा शुरू करें कि किसी भी विद्वान की, कोई भी दार्शनिक की, कोई भी थिंकर की, कोई भी, या तो खुद से, यदि कोई हमने मान लीजिए किसी टॉपिक पे लिया हुआ है और हमें कुछ खुद से समझ में आ रहा है, उसको लेकर हमने कोई परिभाषा उसको लेकर के डेवलप की है, तो हमें उससे शुरुआत करनी चाहिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि शब्दावलियां, जो मतलब मान लीजिए साहित्य और जो है ये पूछ लेता, साहित्य समाज का दर्पण है, मान लो बहुत सिंपल सा आपको टाइटल दिया गया, साहित्य समाज का दर्पण है। या फिर मान लीजिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पे मान लीजिए ये अंतरिक्ष युग
में चंद्रयान 3 की भूमिका, कुछ भी ऐसा पूछ ले मान लो निबंध, तो यदि आप उसे परिभाषित करने लग जाएं, उसकी शब्दावली बताने लग जाएं, उसे बताने लग जाएं साहित्य ये है, दर्पण का मतलब ये, मतलब बताने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शब्दावली बताने से भी आपका ये बहुत नीरस हो जाएगा। हमें शब्दावली बताने पे नहीं रहना है। जब भी हमें शुरुआत करना है तो किसी विद्वान का उससे जुड़ी हुई कोई टिप्पणी हो, कोई भी अपने तरफ से आपको कोई बात समझ में आ रही है, तो शुरुआत आप किसी भी शब्दावली को एक्सप्लेन करने से मत करिए। ये हमें मेंस आंसर राइटिंग में काम करना होता है। अब देखो यही अंतर हो जाता है निबंध और मेंस आंसर राइटिंग में। मेंस आंसर राइटिंग में शुरुआत टॉपिक से करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक से शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग की, वही उसका इंट्रोडक्शन होता है। पर निबंध इसके जस्ट एवज उल्टा है। निबंध में कोई भी टिप्पणी डालेंगे, किसी भी दार्शनिक की बातें डालेंगे, कुछ इस तरीके की चीजें डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा वो प्रभावी हो जाता है निबंध। ठीक है, तो शुरुआत कोई भी टॉपिक के एक्सप्लेन करने से नहीं करना है आपको। ठीक है, टॉपिक के एक्सप्लेन करने से करेंगे, ये सब मेन बॉडी का काम है। जब आप मुख्य विषय लिखेंगे तब वहां पर इनको ज्यादा चर्चा करेंगे। क्लियर है सभी लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में बताते जाएं, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक, दूसरी बात क्लियर है, भूमिका बहुत बड़ी नहीं लिखेंगे। तीसरी बात है आपकी, भूमिका बहुत बड़ी नहीं होगी कि भूमिका बहुत ज्यादा हो। मैंने आपको बताया 10% लिखिए। 1000 मान लीजिए टोटल 1000 शब्दों में आपको लिखना है, तो टोटल 100 शब्द ही आपके भूमिका में होने चाहिए। 100 शब्द, 100 शब्द भूमिका में। ठीक है, 750 या 800 शब्द आपके मुख्य विषय में हो सकते हैं, और 150 शब्द या 100 शब्द आपके उपसंहार में हो सकते हैं। कंप्लीट हो गए आपके 1000 शब्द। तो भूमिका बहुत बड़ी नहीं लिखनी और बहुत छोटी भी नहीं लिखनी कि शुरू हुई और खत्म हो गई। ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए, ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के निबंध के कुल आकार का 10 से 15% आपकी भूमिका होनी चाहिए। क्लियर है? स्पष्ट है? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि भूमिका एक ही पैराग्राफ में समाप्त हो जाती है तो भी बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा 2 और मैक्सिमम 3। ठीक है, इसके अलावा भूमिका में 10 पैराग्राफ 15 पैराग्राफ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक, दूसरी बात, भूमिका का टॉपिक के शुरुआती अर्थान्वत से जुड़ा रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि टॉपिक में क्या दिया गया है। टॉपिक से कोई लेन देना मत रखिएगा। जो भी लिखे विषय वस्तु से जुड़ाव रहे उसका, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वाक्य में क्या लिखा हुआ है पहले ही वाक्य को आप जोड़ करके लिख रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कई बार जब हम लिखते हैं भूमिका को तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं उससे जुड़े हुए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है जो इथिक्स से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी अमूर्त अब आपके निबंध पूछे जाते हैं जो नैतिकता से जुड़ा हुआ है, तो आप कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो, मान लो भ्रष्टाचार पे निबंध कुछ आ रहा है आपसे, तो आपके पास कोई उदाहरण हो, आपके पास कोई भी घटना हो उससे जुड़ी हुई, उससे शुरुआत कर लीजिए। बस ये देखना है आपको। क्लियर है? बहुत ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। ठीक, अब मुद्दा है कि भूमिका लिखते कितने प्रकार की हैं, भूमिका में क्या क्या पहलू होने चाहिए आपके। सबसे पहली बात, जब भी कोई भूमिका आप लिखें, कई तरीके से आप भूमिका लिख सकते हैं। आप भूमिका की शुरुआत जो करेंगे, यहां पे मैं कई तरीके बता रहा हूं जिन तरीकों से आप भूमिका की शुरुआत करेंगे। हाँ, मैं आपको कई सारे पॉइंट यहाँ पे दूंगा और एक एक पॉइंट करके बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट जो है, जब भी आप भूमिका लिखेंगे तो आप किसी कोटेशन से चालू करिए, कविता से चालू करिए, है ना। कोई लोकप्रिय प्रकार का कोई भी आपका जो है सबसे मतलब बढ़िया कोई कविता हो, काव्यात्मक पंक्ति हो, कोई भी दार्शनिक कथन हो, तो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आपको कोटेशन बहुत सारे तैयार करने पड़ेंगे। कोटेशन, ठीक है, कोटेशन में क्या क्या कर सकते हैं? कोटेशन में आप कोई भी काव्यात्मक पंक्ति रख सकते हैं, काव्यात्मक पंक्ति रख सकते हैं। ठीक है, कोटेशन में आपको काव्यात्मक पंक्ति रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? दार्शनिक कथन रखने होंगे, कोई भी दार्शनिक के, जैसे मान लीजिए कलाम साहब हैं, गांधी जी हैं, कोई भी है, आप एनीवन किसी को भी ले लीजिए। ठीक है, काव्यात्मक पंक्ति
दार्शनिक कथन, कोटेशन में रखिए इनको, ठीक है। शुरुआत आप कर सकते हैं। अब आपको हर एक जो भी निबंध आपके पास है, प्रीवियस ईयर निबंध लगाइए, उससे जुड़ा वो कोटेशन ढूंढिए, या सब्जेक्ट वाइज भी आप निबंध तय कर लीजिए कि मुझे इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट करना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट से, जैसे अर्थव्यवस्था है, उससे जुड़े हुए 10-5 कोटेशन याद कर लीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए कोटेशन याद कर लीजिए, साहित्य से जुड़े हुए कोटेशन। तो आपके पास कोटेशंस होने जरूरी हैं, ठीक है। दूसरा, भूमिका का दूसरा तरीका हो सकता है कि भूमिका में ऐसे शुरू करना है जिसमें फैक्ट कम हो और जिज्ञासा पैदा करने वाले तथ्य ज्यादा हो। जिज्ञासा पैदा करने वाले तथ्य, इससे भी चालू कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो है कि आप कोटेशन से चालू करिए, दूसरा है जिज्ञासा पैदा करने वाले तथ्यों से चालू करिए, तथ्य से चालू करिए, जिससे मतलब चौंक जाए पढ़ने वाला एग्जामिनर, उसको ऐसा लग जाए कि मतलब आगे क्या मिलने वाला है, क्या जानने वाला है वो। इस तरीके से आप कुछ तथ्यों को डालिए। जैसे लाइक मान लीजिए कोई भी ऐसा आता है, जैसे अभी आपने देखा होगा वो ओपेनहाइमर के द्वारा, जैसे मान लीजिए ओपेनहाइमर, आपको पता है ना, एक मूवी आई थी, तो उसमें एक स्टेटमेंट था जो परमाणु बम को लेकर के, जब पहली बार विस्फोट हुआ तो परमाणु बम को लेकर के एक स्टेटमेंट था उसमें कि अब मतलब ये एक मृत्यु का रूप है ना, ये मृत्यु का एक रूप है, या मैं खुद मृत्यु बन चुका हूं, या मैंने मृत्यु का जन्म दे दिया। तो हम कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। कुछ शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कोई भी वो उससे जुड़ना चाहिए उस सब्जेक्ट से, या पर्यावरण को लेकर के कोई भी इस तरीके का कोई सेंटेंस हो। तो जब इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है आगे क्या मिलने वाला है, क्या लिखने वाला है, क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। तो जब तक हमें चीजों को लेकर के कोई भी हम क्यूरियोसिटी नहीं डालेंगे, क्यूरियोसिटी में क्या होगा, आपको थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस को अपने बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आपकी ये समझ विकसित हो पाए कि आगे चल करके किसी भी टॉपिक को जोड़ना है वो कैसे जोड़ पाएंगे। चंद्रयान 3 ही गया, अब इसको लेकर मान लीजिए कोई निबंध आ जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, आप इसमें जिज्ञासा पैदा कर दीजिए, ठीक है, जिज्ञासा पैदा कर दीजिए। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के आप एक एक करके फैक्ट अपने इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये समय के साथ मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। ये कौन है? सुमित सिंह परिहार जी, ये कह रहे हैं सर मुझे यूपीएससी का ABCD नहीं आता है, आप लेखन करवा रहे हैं, सब कुछ बाउंस हो जाता है। बेटा इसीलिए पहले आपको बैच से जुड़ना चाहिए, आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ना चाहिए, है ना। शुरुआत जब आप वो कर देंगे तो धीरे धीरे आएगा, अन्यथा हमेशा बाउंस होता रहेगा। आप में से जो भी फ्रेशर हों, जो बिल्कुल नए हों, वो पहले ऑनलाइन बैच से जुड़िए, फाउंडेशन बैच से जुड़िए, वहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। पहले वो क्लासेस करिए, वर्कशॉप सेशंस करिए, कुछ सब्जेक्ट वाइज क्लासेस करिए, धीरे धीरे बाउंस नहीं होंगी चीज़ें। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ये भी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी यदि हम निबंध लेखन कर रहे हैं तो अपने खुद के अनुभव से भी शुरू कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। आपका किसी चीज में निजी अनुभव है तो निजी अनुभव से भी कोई भी निबंध शुरू किया जा सकता है। प्रस्तावना आपकी, वहाँ पे एक कहानी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्वयं की घटना से जोड़ सके, अपने अनुभव की बात करें तो पढ़ने में मजा आता है, उससे जिज्ञासा पैदा होती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसको जोड़ते चले जाइए विश्लेषण के उससे। पहले आपको लगे कि आप उससे जुड़े हुए हैं। यदि आप जुड़े हुए हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मैं जब विद्यालय में पढ़ता था, ठीक है, तो हमारे अध्यापकों के द्वारा ये कहा जाता था, वो हमें ये बताते थे, हमें ये बताते थे। तो आपको कोई भी चीज़ को जोड़िए। जैसे मान लीजिए विद्यालय में मैं पढ़ता था तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई निबंध है तो पर्यावरण से जोड़ दीजिए कि पर्यावरण को लेकर एक प्रतियोगिता हुई, या पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चालू हुआ, उसमें मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो क्या होगा कि एक एग्जामिनर को भी लगता है कि अच्छा कुछ लिखेगा ये, ऐसी बात। डायरेक्टली नहीं लिखना है आपको, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ तो अपना खुद का निजी अनुभव भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये भी बहुत बेहतर रहती है भूमिका, इसमें भी एग्जामिनर को मजा आता है, ठीक है। सबसे बेस्ट है कोटेशन से चालू करिए।
इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। मान लीजिए कोटेशन के अलावा भी आपके पास कोई कहानी है ना, कोई कहानी है आपके पास, उससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उससे जुड़ी हुई कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई उदाहरण है, तो भी आप भूमिका लिख सकते हैं। आप इनसे स्टार्ट कर दीजिए भूमिका, ठीक है। कोई भी हो सकता है, किसी महापुरुष की कहानी हो सकती है उससे जुड़ी हुई, ठीक है, महापुरुष की कहानी हो, कोई भी आपकी प्रेरक घटना हो, कुछ भी हो, तो आप उसको भी ऐड करने का प्रयास करिए निबंध लेखन में। यदि आप ऐड करेंगे तो निबंध लेखन आपका अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर के मन में एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। जैसे लाइक मान लीजिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी के बारे में चर्चा की। अब निबंध उससे जुड़ना चाहिए, ठीक है। एडिशन के बारे में आप सभी जानते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए ऐसा मटेरियल। एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से शुरू कर सकते हैं आप, महात्मा गांधी के जीवन से शुरू करते हैं, कहीं भी किसी ना किसी की कहानी से शुरू कर दीजिए जो इंस्पायरिंग हो थोड़ा। अब ये निबंध हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस निबंध पे लिखना पड़ेगा इन पॉइंटों को, ठीक है। तो निबंध कैसा है उससे, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है आपका महात्मा गांधी के ऊपर ही, मान लीजिए कोई कोटेशन आ जाता है, महात्मा गांधी के ऊपर लेख के ऊपर आ जाता है, तो कोई उनका ऐसा तथ्य बताइए जो थोड़ा चौंकाए। बहुत सामान्य चीजें मत बताइए, सामान्य बताएंगे तो फिर सामान्य नंबर भी मिलेंगे आपके। एग्जामिनर को महसूस होना चाहिए कि हाँ भाई लिखा किसने है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा जो निबंध लिखा है साहित्य समाज का दर्पण है तो पहले साहित्य बताने लग जाएंगे, साहित्य के अंतर्गत ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सबसे दोयम दर्जे का निबंध लेखन होता है, ये पहले करते थे हम बचपन में, अब का टाइम नहीं है इसको लेकर के, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें एडवांस लेवल पे जाकर के निबंध लेखन को करना होगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4-5 तरीके हैं, जिन तरीकों को आप अपनाइए। मेरे से यदि पूछेंगे तो मुझे ये चारों तरीके पसंद है, जिन चारों तरीकों से आप निबंध लेखन की शुरुआत करिए, जिसमें से कोटेशन को प्राथमिकता दे सकते हैं, कहानी या घटना को प्राथमिकता दे सकते हैं, अपना खुद का निजी अनुभव भी, और जिज्ञासा। ये अब आपको देखनी है कि किस निबंध में कहाँ पे क्या डिमांड होती है। डिमांड के हिसाब से आप चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। विजय वर्मा जी कह रहे हैं सर परीक्षक पूरी कॉपी पढ़ता है या कुछ पॉइंट पढ़ता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। देखो एग्जामिनर बहुत बहुत मोस्ट जो है एक्सपीरियंस पर्सन होता है, 1 साल 2 साल का अनुभव नहीं होता है, 30-30 साल 40-40 साल के अनुभव के लोग जो है आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी ये बात मान के चलिए कि एग्जामिनर से बच नहीं पाएंगे आप। वो आपकी एक लाइन पढ़े, पूरी किताब पूरी कॉपी पढ़े, वैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में तो संभवतः पूरे क्वेश्चंस को पढ़े जाते हैं, आपकी एक एक त्रुटियां, आपकी एक एक पूरी कॉपी पढ़ता है एग्जामिनर। लेकिन यदि वो 1-2 कॉपियां पढ़ने के बाद आइडिया लग जाता है, आपके 1-2 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आइडिया लग सकता है कि आप कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं कि वो पूरी ही पढ़े, उसको इतनी आइडिया लग जाता है कि कितने नंबर देने इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं निबंध लेखन का, मैं नेक्स्ट उसमें मैं केवल प्रस्तावना आप लोगों को लिखवाने का प्रयास करूंगा उसका, ठीक है। एक टॉपिक दे रहा हूं, अब आप करिएगा, उससे जुड़े हुए कोटेशंस इकट्ठे करिएगा, उससे जुड़ी हुई आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, आपका निजी अनुभव होना चाहिए, आपकी कहानी होनी चाहिए, आपकी घटना होनी चाहिए, आपका उदाहरण होना चाहिए, और वो लिखने के बाद आप उसे भेजिएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी, उससे आप चारों तरीके से भी उस प्रस्तावना को लिख सकते हैं। जो ये मैंने 4 तरीके बताए हैं, इन चारों तरीकों को भी आप प्रस्तावना में लेकर के जोड़ सकते हैं, बताएं कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूं निबंध लेखन का, वो दे रहा हूं साहित्य से जुड़ा हुआ एक दे रहा हूं, लिख लीजिए उसमें यही लिख लीजिए आप, साहित्य समाज का दर्पण है, बस इतना लिख लीजिए। अब इसको लेकर कोटेशन आपको इकट्ठे करने हैं, आपको ऐसे फैक्ट इकट्ठे करने हैं। अब बहुत सारे इतने सारे राइटर हैं साहित्य में, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। इससे जुड़े हुए सारी चीजों को लेकर के डिस्कस करिएगा, ठीक है, लिख लीजिए और इसमें प्रस्तावना लिखने का प्रयास करिएगा। इसी में फिर मुख्य विषय लिखवाऊंगा, इसी में फिर आपको उपसंहार लिखवाऊंगा, फिर मैं भी बताऊंगा साहित्य समाज का दर्पण है, इस पे हम लोग
आंसर ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली ये पूरा टॉपिक है साहित्य, साहित्य से एक लेख आता ही आता है आपका, ठीक है। और अमूर्त में भी आएंगे, शुरुआत हम बहुत अभी बेसिक से करेंगे। तो आप लोग निबंध का टॉपिक लिख लीजिएगा, अगले उसमें इस निबंध की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है। क्लियर है, स्पष्ट है, ये आपका निबंध का शीर्षक है। इस शीर्षक को आपको सोचना है और लिखना है। कोई बात नहीं, पहले अभी कलेक्ट करना है, चीजों को कलेक्ट करना है, कोटेशंस कलेक्ट करने हैं। अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी, आप लिखोगे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई सारे स्टेट पीसीएस में जो है ये सीधा पूछा जाता है। साहित्य एक प्रॉपर एक टॉपिक दिया होता है और यूपीएससी भी पूछता है, सभी के लिए है ये, ठीक है। तैयार करना है। देखो एक कोटेशन कह सकते हैं इसको भी कि एक कथन के तौर पे है, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो ये काम करिएगा, ये टास्क है आपका। पहले प्रस्तावना पे काम करेंगे, फिर मुख्य विषय समझाऊंगा कि मुख्य विषय कैसे लिखना है, फिर इसके बाद उपसंहार कैसे लिखना है। ये सब जब एक एक करके उसी पे ही चारों तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। इसको आप कोटेशन से जोड़िए, जिज्ञासा से जोड़िए, निजी अनुभव से जोड़िए, कहानी से जोड़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।